आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से निकलते वक्त सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें। सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50 नए पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5,868। चुनाव की बजी डुगडुगी। मधुबनी में चुनाव की तिथि हुई घोषित। 3 नवंबर व 7 नवंबर को दूसरे व तीसरे चरण में होगा मधुबनी में चुनाव। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर मधुबनी के सभी पार्टियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति के कार्यकाल में मधुबनी नगर परिषद का 4 गुना बढ़ा राजस्व संग्रहण। खुटौना थाना की पुलिस ने सिकटियाही गांव से 1,590 लीटर शराब की बरामद। एक गाड़ी जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। दिन दहाड़े जयनगर के खरगा फुलवारी सड़क पर बदमाशों ने पान दुकान के सर पर पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। मधुबनी समाहरणालय सभागार में जिला अभिसरण समिति की हुई बैठक। पोषण अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की हुई समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कई राजनीतिक दल दे रहे अपनी अपनी प्रतिक्रिया। मधवापुर के नवटोली में गरीब किसान कल्याण योजना के बैनर तले हुआ बकरी पालन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। जयनगर सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में इंडो नेपाल पुलिस पदाधिकारी व एसएसबी के जवानों की हुई समन्वय बैठक। बीते 14 साल से फर्जी अंक पत्र पर शिक्षिका पद पर कार्य करने का मामला आया सामने। आरोपी शिक्षिका पर निगरानी विभाग के अधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को कृषि हितैषी बताया अमरनाथ प्रसाद ने। मधवापुर के रैमा गांव में चौपाल लगाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन समस्या पर की चर्चा। भाजपा नगर मंडल ने दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मधुबनी दुर्गा मंदिर प्रांगण में लगाया मेडिकल जांच शिविर। और चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा की चुनाव की तिथि घोषणा करने के बाद मधुबनी के जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। हर रोज नए संक्रमित अभी भी सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 50 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,868 पर पहुंच गया है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। कुल 5,868 के इस आंकड़े में लगभग 4,850 से अधिक मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। कोरोना महामारी से बचने के लिए सतर्कता बरतें। मधुबनी जिला में गुरुवार को फिर कोरोना के 50 नए मरीज सामने आए हैं। आईजीएसपी ने 24 सितंबर को कुल 50 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लौकही प्रखंड से 8, झंझारपुर प्रखंड से 5, बिस्फी प्रखंड से 3, राजनगर प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 4, बासोपट्टी प्रखंड से 2,
खजौली प्रखंड से 1, कलवाही प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 1, अंधराठारी प्रखंड से 1, लखनौर प्रखंड से 5, मधेपुर प्रखंड से 5, बाबूबरही प्रखंड से 6, रहिका प्रखंड से 3 व मधुबनी सदर से 4 मरीज सामने आए हैं। गुरुवार को आए 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 5868 हो गई है। वहीं संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का प्रयास अब रंग लाते हुए दिख रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। पहले जहां 100 से लेकर 200 मरीज प्रतिदिन कोरोना के मिलते थे, वहीं अब यह आंकड़ा कुछ दिनों में काफी कम हो गया है। जिले में अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों में ठीक होने की दर 91.5% है। हालांकि इसके बावजूद लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जारी कर दी गई है। घोषित तिथि के अनुसार मधुबनी जिला में दूसरे व तीसरे चरण में मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में मधुबनी, झंझारपुर, राजनगर और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। वहीं हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, खजौली, बाबूबरही, लौकहा विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को तीसरे चरण में चुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नियत कर दी गई है। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगी, दूसरे चरण में 94 तथा तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। कोरोना काल में पहला व बड़ा चुनाव होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। सुरक्षा के कारणों से अब तक 70 देशों ने चुनाव को टाल दिया है, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव नए सुरक्षा मानकों के आधार पर होगा। इस बार चुनाव प्रचार भी ऑनलाइन किए जाएंगे। मतदान केंद्र पर 6 लाख पीपीई किट व फेस शील्ड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 23 लाख ग्लव्स, 46 लाख मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराई जाएगी। बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 69 लाख के करीब है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 5 से ज्यादा लोग किसी भी घर पर जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक ऑनलाइन ही होंगे। नामांकन के दौरान कोई भी प्रत्याशी 2 व्यक्ति से ज्यादा नामांकन कराने नहीं जा सकेंगे। कोरोना पीड़ित भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के अंतिम घंटे में उनके लिए मतदान की व्यवस्था रहेगी। किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रोड शो के दौरान भी 5 से ज्यादा गाड़ी शामिल नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों व पार्टी कार्यकर्ताओं को रोड शो के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दागी नेताओं की अपनी सफाई मीडिया के सामने देनी होगी। अपने ऊपर आपराधिक मामलों को लेकर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अट्ठाईस अक्टूबर को पहले चरण का मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान तथा 7 नवंबर को अंतिम व तीसरे चरण का मतदान होगा। मधुबनी जिले में दूसरे चरण यानी कि 3 नवंबर और तीसरे चरण यानी कि 7 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र, राजनगर विधानसभा क्षेत्र और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र, खजौली विधानसभा क्षेत्र, बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अखिल भारतीय किसान संघ संघर्ष समिति के आह्वान पर मधुबनी के विभिन्न पार्टियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको अभियान चलाकर लगभग 700 की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेल परिचालन बाधित किया और नगर थाना में अपनी गिरफ्तारी दी।
अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान विधेयक वापस लेने सहित किसानों मजदूरों के अन्य सवालों पर देशव्यापी बंद में मधुबनी में अखिल भारतीय किसान सभा एवं समर्थन में सीपीआई व सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों आंदोलनकारियों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। किसान अध्यादेश वापस लो, किसान मजदूर का कर्ज माफ करो, किसानों के कृषि योग्य जमीन को पूंजीपतियों के हाथों बेचना बंद करो, मजदूरों के खिलाफ कानून को निरस्त करो, देश में बढ़ रहे बेरोजगारी व आर्थिक विषमता के जिम्मेवार प्रधानमंत्री इस्तीफा करो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजीकरण करना बंद करो सहित केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी गगनचुंबी नारों के साथ 600 से 700 के लगभग में आंदोलनकारी जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी का परिचालन बाधित किया। रेलवे प्रशासन के पहल पर बाद में ट्रेन चालू हुआ। आंदोलनकारी पुनः जुलूस के शक्ल में मधुबनी बाजार में प्रतिरोध मार्च करते हुए थाना चौक से मधुबनी समाहरणालय के दोनों गेट को बंद करवा दिया। उसी क्रम में मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग समाहरणालय के सामने घंटों बाधित रहा। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी आंदोलनकारियों को तत्काल गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए सभी आंदोलनकारियों को मधुबनी नगर थाना लाया गया। आंदोलनकारियों की संख्या लगभग 700 के करीब थी। 1 घंटे के बाद सभी आंदोलनकारियों को रिहा किया गया। आज रात से ही लगातार वर्षा के कारण एकत्रित आंदोलनकारियों को एक जगह जमा होने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी मधुबनी शहर, हरलाखी, बेनीपट्टी, पंडौल, राजनगर, रहिका सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसान व मजदूर ने इस आंदोलन में भाग लिया। राजद की ओर से नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, बिस्फी के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, राजकुमार यादव, मोहम्मद मिराज आलम, राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष फूल हसन, अवधेश तिवारी, चंद्रशेखर झा सहित सैकड़ों की संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा के राज्य सचिव मनोज मिश्रा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री लक्ष्मण चौधरी, किसान नेता राकेश कुमार पांडे, हरिनाथ यादव, अरविंद प्रसाद, नसीम ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी जिला महासचिव सत्यनारायण राय, सीताराम शर्मा, मंगलराम मातवर सहनी, सूर्य नारायण झा व अन्य कई लोगों ने भाग लिए। सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, वैद्यनाथ ठाकुर, रामचंद्र दास सहित सैकड़ों सीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको व विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते हुए गिरफ्तारी दी गई। इधर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सेनानियों ने भी केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश के लगभग 300 किसान संगठनों का जो एक संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है, उसके द्वारा राज्यसभा में जिस रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र का हत्या करके किसान विरोधी कानून को पास किया गया है, किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में संपूर्ण देश के अंदर में आज किसान सड़क पर हैं और हम लोग प्रतिरोध मार्च का आयोजन कर रहे हैं। आज संपूर्ण देश के अंदर में नित्य प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि स्वामीनाथन कमीशन का जो सिफारिश है कि लागत का 1.5 गुना कीमत किसानों को दिया जाएगा, फसल का वाजिब मूल्य दिया जाएगा, किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा, इन सवालों पर चर्चा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है और किसान को कॉरपोरेट के हाथों देश की खेती को बेचने की तैयारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके विरोध में आज संपूर्ण देश के अंदर में किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हम सड़क पर हैं और इस सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ हम निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जिस रूप में अलोकतांत्रिक ढंग से बगैर चर्चा कराए हुए राज्यसभा के अंदर इस किसान विरोधी कानून को पास किया गया है, उस कानून को सरकार वापस ले। मनोज मिश्र, राज्यसभा किसान सभा बिहार। के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा जो हमला किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आज पूरे देश में 300 किसान संगठन, श्रमिक संगठन और बिहार में भी वामपंथी और अनेक महागठबंधन के तमाम पार्टियां सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के काला कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहा है। सवाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों?
किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों को अपने उपज का, अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, वाजिब उनका जो लागत है वो भी नहीं आ रहा है। किसान कर्जा लेकर बैंक से, महाजन से, विभिन्न सोर्स से कर्जा लेकर किसान अपनी खेती करते हैं, लेकिन उनके हाथ में जब उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं आता वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों के नाम पर रोड मैप का ढकोसला करके आज जो काला कानून अध्यादेश के माध्यम से, चूंकि राज्यसभा में अल्पमत में केंद्र सरकार है, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होता, पारित नहीं होती, और केंद्र सरकार अपने असफलता को देखते हुए अध्यादेश के माध्यम से इस काला कानून को देश के किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है। हरियाणा और पंजाब में किसानों आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, चूंकि चकबंदी व्यवस्था के तहत वहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान अच्छे तरह से खेती करते हैं, लेकिन उनके ऊपर गोलियां चली, किसान को सरकार की गोलियां से उनको मौत मारा गया। उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई भी उसका असर नहीं हुआ और ऊपर से किसान के ऊपर काला कानून ये थोपा गया। हमारी मांग है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम वामपंथी पार्टियां और गैर एनडीए की तमाम पार्टियां किसान के इस आंदोलन के समर्थन में आज पूरे देश में सड़क पर है। और इस मांग के साथ आप केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी किसान के जमीनों को जो कारपोरेट के हाथों में थोपना चाहते हैं, उतना ही नहीं, मजदूरों का जो सवाल है, मजदूरों के जो हक का सवाल है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। मजदूर अपने हक के लिए आंदोलन करने के लिए आजाद होता है, भारतीय संविधान में ये कानून है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से एक काला कानून, मजदूर विरोधी कानून लाकर 300 मजदूरों से ऊपर भी मजदूर का हक उसको मिलेगा। 60 दिनों के नोटिस के बाद मजदूर अपने हक की लड़ाई हड़ताल के माध्यम से कर सकेंगे। ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे काला कानून हैं जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में भी किसान आंदोलन के समर्थन में, मधुबनी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग सड़क पे हैं। अभी रेल सेवा बाधित करेंगे सांकेतिक रूप से, उसके बाद सड़क पर उतरेंगे, कार्यालय बंद करेंगे, जब तक केंद्र सरकार इस काला कानून को वापस नहीं ले लेती। किसानों के साथ किया जा रहा है। आज किसान विरोधी जो बिल आया है भारत सरकार की तरफ से, उसका विरोध किया जा रहा है। साथ साथ भारत सरकार के भी का भी विरोध किया जा रहा है। किसान के और मजदूर के संबंध में जो काला कानून आया है, इसके विरोध में पूरा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल सभी ज्वाइंट विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन पूरा विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग सारे साथी के साथ हम कह सकते हैं कि किसान बिल के विरोध में, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का सभी लोग, चाहे अनुमंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ब्लॉक स्तर तक ये चल रहा है, और पूरे देश के लगभग 300 संगठन में अपना भी हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का संगठन, एक हमारे तेजस्वी जी से लेकर के ग्रास रूट तक सभी लोग उतरे हुए हैं। ये अपेक्षा था कि सरकार कौन सा ये गलत निर्णय कर रही है, इस समझ से पड़े हैं। और हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, समझ से पड़े हैं। कभी वो कहते हैं एमएसपी पर कि नहीं, उनको फिक्स्ड होना चाहिए, तो अब क्या हो रहा है? ये किसान कम से कम कह सकते हैं कि देश के आजादी के टाइम में सबसे पहले किसने देश को कि नहीं खरीदा था। आज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी कि नहीं आपके कि नहीं कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विद्यार्थी सड़क पर है, और जो किसान बचे हुए थे इस बार उनको पूरी तरह रोड पर लाने का प्रयास किया गया है। हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन होता, लेकिन चलिए बिहार में कि नहीं आज सुनते हैं कि नहीं माने आचार संहिता भी लगने वाला है, तो 12:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए 11 बजे से हम लोग एक्टिव हो गए हैं कि सभी लोग रोड पर सड़क पर आ करके जो ही 2 घंटा हम लोग अपना माने स्टेट को बचाने के लिए, हम अपने किसान की समस्या के लिए सड़क पर हैं। आंदोलन सहित हम लोग यहाँ हैं, हम लोग के साथी सभी लोग हैं, भाई अमरेंद्र जी है, सुमन जी है, हाँ, सभी कि नहीं ब्लॉक स्तर से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
तो हम कह सकते हैं कि पूरे लोग, समाज के लोग देख रहे हैं कि किस दिशा में कि बिहार दो बड़े कहते हैं कि प्रदेश में और सेंटर में किस तरह से लोग ले जा रहे हैं, ये आपके सामने। ये हम लोग देश के जो प्रधानमंत्री, जो झूठा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, ये जो काला कानून किसानों के विरुद्ध जो बिल पास किया है, ये आज तक देश में ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जो विपक्ष वोटिंग के मांग करने के बाद भी वोटिंग करवाने का प्रस्ताव सदन में नहीं लाया गया। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये कहता है कि गरीबों को हमने आय दुगुना करेंगे, किसानों को, मूल को, ये किसान की विरोधी नीति लागू कर करके ये सबसे पहले भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी है वो पहले आय कितना है, किसानों के पीछे खर्च कितना है, उसको पहले ये साबित करे, उसके बाद में पता चलेगा कि ये जो है किसानों की दुगुनी आय कैसे पता चलेगा। दूसरा चीज, ये जो रातों रात जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी लागू कर दिया, उससे क्या आम जनता को फायदा हुआ वो साबित करे। क्योंकि वो जो जिस समय में नोटबंदी किया था, बोला था कि साला काला धन जो विदेशों में रखा गया है वो रातों रात आ जाएगा देश में, लेकिन काला धन आने के बजाय काला धन नरेंद्र मोदी ने विदेशों को भेज दिया। जितना बीजेपी के वाले के पास पैसा काला धन था वो सारा पैसा अपना सफेद कर लिया। आम जनता, गरीब लोग मारे गए। पूरे देश में कहीं भी पूंजीपति वाले लाइन में नहीं लगा बैंक के पीछे, लेकिन गरीब आम जनता ने लाइन में लग करके अपना भूख तपस्या रोजी रोटी खत्म करके लाइन में लग करके अपना पैसा 1000-2000 चेंज किया। साथ ही ये जीएसटी लाने से बोला कि व्यापारियों को बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन जीएसटी लाने के बाद भी छोटे छोटे व्यापारियों को, उद्योगियों को कोई फायदा नहीं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की जिससे फायदा हुआ है। हिंदुस्तान किसानों का देश है और 85% किसान गांव में रहते हैं और किसानी करते हैं। हिंदुस्तान किसान पर आधारित है, आप जानते हैं। और उसके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार खिलवाड़ करने का काम किया है और एक काला कानून लाने का काम किया है। और इसको बिल को हम लोग, जो बिल लाए हैं उसको हम लोग भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और किसानों को जो है वो मारने का काम किया। हमारे किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के विरुद्ध उन्होंने जो है पूंजीपति को बढ़ावा देने का काम किया, जिसका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आह्वान है कि लाए गए काला कानून और ये किसानों के जो विरुद्ध जो बिल है उसको हम लोग विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर प्रशिक्षण ले रही प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति ने अपने कार्य का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपा है। गौरतलब है कि उनके कार्यकाल में मधुबनी नगर परिषद का राजस्व संग्रहण 4 गुना बढ़ा है। प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति द्वारा अपने निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर से 22 सितंबर तक नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का स्वतंत्र कार्यभार ग्रहण कर कार्य किया गया। उनके द्वारा अपने कार्यकाल के कार्यों का प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को दिया गया। प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता ने बताया कि उनके प्रभार लेते ही सभी सफाई कर्मी व कुछ अन्य कर्मचारी लगभग 9 महीने से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए और साथ ही आवास योजना पर लगी रोक के चलते उन्हें प्रदर्शन व धरने पर बैठे लोगों के रोष का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यह उनका पहला स्वतंत्र प्रभार है और पहले कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष चौधरी, जो इस दौरान छुट्टी पर थे, उनसे कार्यालय की स्थिति के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। अपने कार्यालय के दौरान नगर परिषद के कुल 10 कर संग्रहकर्ता के कार्यबल के विरुद्ध उन्हें मात्र 8 कर संग्रहकर्ता के साथ कार्य करना पड़ा। इस दौरान पिछले वर्ष 2019 के राजस्व संग्रहण 4,28,758 के विरुद्ध इस वर्ष राजस्व संग्रहण 16,93,937 हुआ, जो बीते वर्ष से लगभग 4 गुना अधिक है। यद्यपि उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि कोविड-19 के कारण उनके द्वारा कर संग्रह में काफी नरमी बरती गई। उन्होंने बताया कि 2 कर संग्रहकर्ता द्वारा कर संग्रह न करने का कर हस्त पुस्तिका कार्यालय को न सौंपने
के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। वह कुल 30 वार्डों में से 6 वार्डों में कर संग्रह न के बराबर हुआ। कोरोना महामारी के समय संक्रमण के डर रहे कर संग्रहकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने में भी उन्हें खासा मेहनत करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव के SH 51 के समीप तालाब से जूट के बोरी में रखा हुआ शराब पुलिस ने बरामद किया है। वहीं तालाब के समीप लगी कार व बगल में रखी बोरियों में भरे शराब जब्त किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है, जिसमें कुल 35 जूट की बोरियों में रखे 1590 लीटर नेपाली शराब बरामद हुआ है। एक गाड़ी जब्त की गई है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। खुटौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव के SH 51 के समीप एक तालाब में व उसके पास खड़ी एक सुमो गोल्ड गाड़ी के अलावे उसके पास एक गोहाली घर में छापेमारी में 35 जूट की बोरियों से 1590 लीटर नेपाली, देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ ही एक तस्कर व एक सुमो गोल्ड गाड़ी जब्त की। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी में 1590 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए एक सुमो गोल्ड गाड़ी जब्त की है। गिरफ्तार व्यक्ति को थाने पर लाकर पूछताछ में अपना नाम उसने राहुल यादव बताया है। वह लदनिया थाना के धर्मबोन का रहने वाला है। शराब कारोबार में लिप्त अन्य 3 लोग लक्ष्मण महतो, ललित महतो व वैद्यनाथ महतो को भी नामजद किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल,
हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के खरगा फुलवारी सड़क पर बदमाशों ने एक पान दुकानदार के सर पर पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित ने थाना में मामला दर्ज करवाया है। अपराधियों ने पिस्तौल के बट से पान दुकानदार को घायल कर दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। जयनगर थाना क्षेत्र के खरगा फुलवारी यू टाइप सड़क पर गुरुवार को मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों के हमले में एक 35 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल युवक ने इस मामले में जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हेतु एक आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 बाजार समिति निवासी मनोज यादव के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि गुरुवार को पटना गद्दी चौक स्थित अपनी पान की दुकान बंद कर खरगा फुलवारी यू टाइप सड़क मार्ग से अपने घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में यू टाइप सड़क पर पहले से घात लगाए एक मोटरसाइकिल पर दो नकाबपोश अपराधी के द्वारा उसके मोटरसाइकिल को रोककर उसके जेब से मोबाइल फोन छीनकर उसे फोड़ दिया व उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे दुकान के पास जो गुपचुप का दुकान है, तुम उस दुकानदार को क्यों परेशान करते हो, और यह कहते हुए कनपट्टी में पिस्तौल लगाया। पिस्तौल लगाते ही पान दुकानदार शोर मचाने लगा। इस दौरान आसपास के लोग जब उसकी ओर दौड़े तो अपराधी ने पिस्तौल के बट से उसके सिर पर हमला कर वहां से फरार हो गया। बट की चोट से घायल अवस्था में आसपास के लोगों के द्वारा उसे इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल भर्ती कराया गया है। खरगा फुलवारी टर्न है, जहाँ पोखरी है, पोखरी के बगल में दो लड़का था, मुंह बांध के आया और हमको घेर दिया मोटरसाइकिल। घेरने के बाद कहता है क्या, पहले कॉलर पकड़ के मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद वो क्या कहता, तुम इसको गुपचुप वाला को क्या दिक्कत करता है, 1 महीना मारा था किस लिए। हम कहले सर, हम कहले भैया कौन गुपचुप वाला को हम मारे थे, तो चलिए तो वो डांड से निकाला पिस्टल। हम देखें डांड से पिस्टल निकालने के बाद वो कनपट्टा में हमको भिरा दिया। हम जब देखे अब हम गोली हमको मार देगा, तब हम हल्ला के लिए ओ लोग और हम मार देलक। तब वो पिस्टल लेके इस पर माथा पर इस पर मारा हमको, बुझे ना सर। इसके बाद हमारे जेब में 4-5 हजार रुपये था, दुकान का बिक्री हम रखे थे, तो इसमें हमको मिला 700 रुपया, 4000 रुपया वो भी हम लेके भाग गया। हल्ला किए तब मछली जो मार रहा था छोड़ा, तो 3-4 गो छोड़ा दोगा तब भागा वो गाड़ी लेके। अच्छा, तो इसके बाद हाँ हम हॉस्पिटल में गए। इसके बाद हम अपना इलाज करवाए हैं, तब अभी थाना पर आए हैं आवेदन देने के लिए। ठीक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
पोषण अभियान के अंतर्गत मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला अभिसरण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने की। इस दौरान जिला में व्याप्त कुपोषण व एनीमिया के दर में कमी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पोषण अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण अभियान का क्रियान्वयन को लेकर जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का अनुश्रवण व समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वय से निर्धारित सीमा के अंदर बच्चों में अल्प वजन, बौनापन व दुबलापन के दर में कमी लाया जाना है। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न विभागों, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज्य इत्यादि विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के कुपोषण दर में प्रतिवर्ष 2% एवं किशोरी व महिलाओं के एनीमिया दर में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने में संयुक्त प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को ससमय हासिल करे। इसके लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा के द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्राप्त लक्ष्य और माइक्रो प्लान के बारे में बताया गया। इस बैठक में आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ सुनील कुमार, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, डीआईओ डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, सभी सीडीपीओ, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं में प्रतिवर्ष कम से कम 2% की कमी लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के कुपोषण को कम करना है। एनीमिया और गंभीर कुपोषण को रोकने के लिए कुपोषण की समझ लोगों में बढ़ाने के लिए जैसे स्तनपान, मातृपोषण और किशोरावस्था में पोषण कैसे बढ़ाया जाए, उस जानकारी को प्रदान करना है। राष्ट्रीय पोषण अभियान बड़े पैमाने पर चलने वाला अभियान है जो कि बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधार लाना है। पोषण अभियान देश में मार्च 2018 से लागू किया गया है। इसके तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत बच्चों में विकास की कमी, कुपोषण, एनीमिया ना हो, उसका विशेष ध्यान रखना है। इस अभियान को जन आंदोलन स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। पोषण अभियान के तहत कुछ वर्षों में अलग अलग निगरानी करके लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बौनापन को कम करना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण के कारण वजन की कमी की समस्या में कमी लाना, 5 से 59 महीनों वाले छोटे बच्चों में रक्ताल्पता की कमी की समस्या में कमी लाना। इस योजना के तहत 15 से 49 आयु वर्ग की किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की समस्या में कमी लाना व नवजात शिशु के जन्म के समय वजन में कमी की समस्या में कमी लाना इस योजना का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कई राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तौर पर दी। कई पार्टी के नेताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चुनाव तिथि को आगे बढ़ाने की बात कही, तो कईयों ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही। आइए आपको दिखाते हैं जयनगर से ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी वो भी चाह रहे थे कि चुनाव अभी रोक दिया जाए। इससे काफी लोगों को लॉकडाउन से परेशान है, बहुत हालत लोगों का पस्त हो रहा है। हमारे जयनगर प्रखंड में विशेष गरीब गुरबा अभी भी लोगों का हालत माली अच्छा नहीं है, काफी लोग अभी भी परेशान हैं। इसलिए मैं सरकार से, चुनाव आयोग से निवेदन कर रहा हूं तो चुनाव को अभी हम रोक दिया जाए। तो घोषणा कर दिया गया है चुनाव का? घोषणा कर दिया है, तो यदि घोषणा हो गया तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अपने दम पे ही लड़ेंगे। लोजपा अपने दम पे लड़ेगी? जी जी जी। क्या शुभ नाम हो गया आपका? शुभ नाम हुआ मोहम्मद उमर, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष जयनगर। देखिए, अभी पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार, सत्ता पक्ष चुनाव कराने पर आतुर हैं। तमाम विपक्षी पार्टी
की राय है जो इस महामारी में चुनाव की तिथि को आगे ले जाएं। चुनाव अभी नहीं हो, लेकिन सत्ता पक्ष उतारू है चुनाव कराने में, और इस महामारी में, कोरोना जैसी संकट में आम नागरिक को, आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार पूरे विफल रहा है इस महामारी में, और इस संकट में मजदूरों को जो पलायन बाहर से हुआ, कितने मजदूरों को जान चली गई। इस स्थिति में सरकार को चाहिए जो अभी चुनाव नहीं हो, अगर चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता नए चेहरा को तलाश रहा है, और इस बार की चुनाव का मुद्दा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। क्या शुभ नाम हो गया आपका? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र पासवान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सचिव जयनगर। देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव जो कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। अभी तो लोग महामारी से मर रहे हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, अभी आर्थिक मंदी का दौर है, लोग बेरोजगारी है, इधर से उधर तड़प रहे हैं। इसमें चुनाव न होकर के कोरोना महामारी पर ध्यान देना चाहिए, उसके मरीज पर ध्यान देना चाहिए था। पहले कोरोना खत्म हो जाता, उसके बाद आराम से चुनाव होना चाहिए था। क्या मुद्दा होगा जी? मुद्दा सब क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो बहुत कुछ है। बिहार तो ऐसे विकास से वंचित है, कुछ विकास है ही नहीं। रेलवे का भी वही हाल है। बाढ़ग्रस्त इलाका है हमारा मधुबनी जिला, जिसमें जयनगर पड़ता है। अभी भी बाढ़ से देख लीजिए कि इस्लामपुर और खैरा माठ डूब रहा है, कटनी चालू है कमला नदी का। उस पर कोई सरकार का यहाँ सीओ पीओ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वह बस सब चुनाव की तरफ यह है कि कैसे अब चुनाव करावें। इस महामारी दौर में हम लोग के लाइफ में तो पहली बार इस तरह का हो रहा है कि महामारी से लोग मर भी रहे हैं, इधर लोग चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के नवटोली में प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण योजना के बैनर तले बकरी पालन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आत्माध्यक्ष दिनेश यादव ने कैंप में मौजूद किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मधवापुर प्रखंड के नवटोली में प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण योजना के बैनर तले बकरी पालन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देश पर कृषि विशेषज्ञों ने 35 किसानों की टीम बनाकर उन्हें बकरी पालन से परिवार को खुशहाल करने के टिप्स दिए। कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा के वैज्ञानिक मंगलानंद झा ने कहा कि प्रवासी मजदूर के रोजगार के लिए यह अभियान खास है। 5 बकरी और 1 बकरे का यूनिट लगाने के लिए मात्र 5 कट्ठे जमीन की जरूरत होती है। मिट्टी और जलवायु के अनुकूल बकरी के नस्लों को पालने से 50,000 सालाना आय आसानी से किए जाने की जानकारी उन्होंने किसानों को दी। उन्होंने कहा कि 35 किसानों का बैच बनाकर 16 बैचों को प्रशिक्षण देने की योजना है। आत्माध्यक्ष दिनेश यादव ने कैंप में मौजूद किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जी, आप मंगलानंद झा कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक हुए, बताएं आज आपका कार्यक्रम साहरघाट इलाके में है किसानों के साथ, क्या है कार्यक्रम, क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य संक्षिप्त में? देखिए, ये प्रधानमंत्री का गरीब किसान कल्याण योजना के तहत यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, माइग्रेट जो यहाँ से चले आए हैं, उनकी रोजी रोटी की बात हो गई है जो कोरोना जो वायरस डिसीज है कोविड-19 में। तो इस हिसाब से ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक ऐसे हम लोगों को निर्देश आया जो आप इस ढंग का छोटा छोटा ट्रेनिंग कार्यक्रम कम से कम 16 बैच को कीजिए, जिसमें कि हर बैच में 35 रहेंगे। तो आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं बकरी पालन की ट्रेनिंग लेकर के। ये बकरी पालन का पहला दिन ये ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में किसानों को हम लोग कहना चाहते हैं तो जहाँ की अपनी इलाका की जिस हिसाब से जलवायु है, परिस्थितियाँ हैं, मिट्टी है, उसी अनुकूल जो बकरियों का नस्ल है वो नस्ल कम से कम 5 बकरी का और 1 बकरा का छोटा सा यूनिट 5 कट्ठे जमीन में यदि लगाएंगे
तो निश्चित रूप से उससे 50,000 रुपया साल में निकाल लेना किसानों की दायां बायां हाथ की खेल है। एकदम आसानी से 50,000 रुपया आपको, यदि 5 कट्ठा इन्वॉल्व होती है और आपको 5 बकरी का यूनिट लगाते हैं, 1 बकरा उसमें ऐड कर देते हैं, जब इसमें ज्यादा फायदा आने लगेगा तो धीरे धीरे आप इसकी ज्ञान भी बिल्ड हो जाएगी, तो आप अधिक से अधिक आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हम लोग यहाँ के लिए अनुशंसा करते हैं जो अपना बारबड़ी नस्ल है, वैसे जमुनापाड़ी है, सिरोही है, अपना ब्लैक बंगाल है और ये आपको बरबड़ी नस्ल है। तो हम लोग कहते हैं बरबड़ी नस्ल का लगाइए, या अपना जो अच्छा ब्लैक बंगाल है उसी को सिरोही से इससे बरबड़ी से अब क्रॉस यदि आप करा देंगे तो निश्चित रूप से जो जितनी मीट होती है अपना ब्लैक बंगाल में, उससे 25-30% ज्यादा उसमें मीट बढ़ जाएगी और आपको अच्छा खासा दाम। इस योजना का लाभ किसानों को लेने के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था है? सरकार इस ढंग की योजना लेने के लिए जो पशुपालन विभाग है, उस पशुपालन विभाग में किसानों को जाना पड़ेगा, जो ठीक है भाई हम इसमें एक यूनिट लगाना चाहते हैं, उसके माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, बैंकों में यदि हम लोग इस सबको सर्टिफिकेट किसानों को देंगे, जो किसान इच्छुक किसान होंगे बैंक तक जाएंगे या पशुपालन विभाग में जाएंगे, तो इसके लिए सरकार योजना बकरी पालन का यूनिट बना हुआ है। बकरी पालन के लिए मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में इंडो नेपाल पुलिस पदाधिकारी व एसएसबी के जवानों की समन्वय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर के एसडीपीओ सह एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने किया। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने को लेकर इंडो नेपाल पुलिस पदाधिकारियों की समन्वय बैठक प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में इंडो नेपाल पुलिस पदाधिकारी व एसएसबी के साथ आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर के एसडीपीओ सह एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्ती को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच सूचना तंत्र को मजबूत करने, असामाजिक तत्वों व शराब धंधेबाजों पर पैनी नजर रखने पर बल दिया गया, ताकि आगामी चुनाव में दोनों देश के असामाजिक तत्व चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं कर सके। दोनों देश के पुलिस अधिकारियों ने आपसी समन्वय के तहत कार्य करने तथा आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रहने व गिरफ्तारी पर सहयोग करने पर बल दिया। बैठक में मधुबनी सदर एएसपी सह एसडीपीओ कामिनीवाला, प्रशिक्षु आईपीएस फुलपरास वैभव शर्मा, शुभम आर्या, डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, बेसनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन कमला बीओपी के डिप्टी कमांडेंट रघुवीर सिंह, 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के रोहित सिंह कटारिया, महुलिया बीओपी के बाल्मीकि मुनि प्रकाश, पिपराही बीडीओ के मृगेंद्र सिंह, जयनगर कस्टम अधीक्षक मनोज कुमार, जयनगर थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार, बासोपट्टी इंदल यादव, लदनिया संतोष सिंह, लौकही से धनंजय कुमार, कलवाही के राजकुमार मंडल, देवधा के रमेश कुमार शर्मा, खजौली के उमेश पासवान, एसआई अरविंद, सुप्रिया कुमारी, अनुपम कुमारी, रोशन कुमार, अभिनव भारती के अलावे नेपाल पुलिस के खजूरी इंचार्ज नारायण शाह, एसआई हिलास सिंह, एएसआई प्रमोद सिंह, रामकुमार चौधरी, भीम प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। पकड़ने के लिए क्या किया जाएगा? बताता होगा ये पता चले सबसे पहले पकड़ाता है तो पूरे डर पहले रहता है, इसे आपने पकड़ लिया उसको डर है, उसके बाद उसको धीरे धीरे समय हो जाता है कि लोग आएंगे हमसे ज़्यादा बात करेंगे, तब तक तो वो पूरा समय तो कर सकती है। तो दैट टाइम माइंड दैट करते मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का दिन न्यूज में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 50 नए पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5,868। चुनाव की बजी डुगडुगी, मधुबनी में चुनाव की तिथि हुई घोषित। 3 नवंबर व 7 नवंबर को दूसरे व तीसरे चरण में होगा मधुबनी में चुनाव। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर मधुबनी के सभी पार्टियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति के कार्यकाल में मधुबनी नगर परिषद का 4 गुना बढ़ा राजस्व संग्रहण। खुटौना थाना की पुलिस ने सिकटियाही गांव से 1,590 लीटर शराब की बरामद, एक गाड़ी जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। दिन दहाड़े जयनगर के खरगा फुलवारी सड़क पर बदमाशों ने पान दुकान के सर पर पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। मधुबनी समाहरणालय सभागार में जिला अभिसरण समिति की हुई बैठक। पोषण अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की हुई समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कई राजनीतिक दल दे रहे अपनी अपनी प्रतिक्रिया। मधवापुर के नवटोली में गरीब किसान कल्याण योजना के बैनर तले हुआ बकरी पालन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। जयनगर सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में इंडो नेपाल पुलिस पदाधिकारी व एसएसबी के जवानों की हुई समन्वय बैठक। बीते 14 साल से फर्जी अंकपत्र पर शिक्षिका पद पर कार्य करने का मामला आया सामने। आरोपी शिक्षिका पर निगरानी विभाग के अधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को कृषि हितैषी बताया अमरनाथ प्रसाद ने। मधवापुर के रैमा गांव में चौपाल लगाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन समस्या पर की चर्चा। भाजपा नगर मंडल ने दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मधुबनी दुर्गा मंदिर प्रांगण में लगाया मेडिकल जांच शिविर। और चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा की चुनाव की तिथि घोषणा करने के बाद मधुबनी के जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता।
बीते 14 साल से फर्जी अंक पत्र लगाकर शिक्षिका के पद पर कार्य करने का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षिका चंदा कुमारी प्राथमिक विद्यालय डोमटोल में कार्यरत है। इस मामले में निगरानी विभाग के अधिकारी एसपी सत्येंद्र राम ने शिक्षिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। निगरानी विभाग ने 14 साल से फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी कर रही एक शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमटोल बसबरिया का है। आरोपी शिक्षिका का नाम चंदा कुमारी है। उसके अभिभावक महेश्वर यादव हैं। आरोपी ने मैट्रिक के अंक पत्र में जालसाजी कर वर्ष 2006 में नियोजन कराया था। दर्ज एफआईआर में निगरानी विभाग के अधिकारी एसपी सत्येंद्र राम ने बताया है कि अभ्यर्थी 3rd डिवीजन से पास है, लेकिन अंक पत्र में छेड़छाड़ कर उसने 1st डिवीजन से खुद को पास दिखाया है। एक शिकायत की जांच के दौरान संबंधित बोर्ड से यह खुलासा होने का जिक्र आवेदक एसपी ने एफआईआर में किया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा व्यवसायी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी अमरनाथ प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को कृषि हितैषी बताया है। बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा व्यवसायी प्रकोष्ठ के अमरनाथ प्रसाद ने केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में लाए गए कृषि विधेयक को एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक से किसानों के बीच समृद्धि व खुशहाली कायम होगी। साथ ही अब तक बिचौलियों व दलालों के चंगुल में फंसे किसान इससे मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान कहे जाने वाले इस राज्य में किसान विरोधी दलों के छलावे और षड्यंत्र का शिकार रहा है। किसानों के हित में आजादी से अब तक कोई ठोस नीति निर्धारण नहीं किए जाने के कारण छोटे मोटे व सीमांत किसान महानगरों में मजदूर बनकर नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। किसान हितैषी विधेयक के सदन से पास कराकर केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। किसान अपने उत्पाद का मूल्य का अधिकतम लाभ उन्हीं के हिस्से में आएगा। अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक पर विपक्ष का हो हल्ला किसानों को गुमराह करने की गहरी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में चौपाल लगाकर जन समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव वालों के साथ उनकी परेशानी की समीक्षा की। आप शशांक शेखर, हरलाखी विधानसभा चुनाव में आप भावी प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं। आपने इस दौरान मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों पर दौरा भी किया। बताएं क्या आपका मुद्दा होगा इस चुनाव में और क्या जनता से आप उनको भरोसा क्या दिला रहे हैं? नहीं, मैंने तो बहुत बार बोला है, मुद्दा अनेक है, किसी एक मुद्दा पे चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मेन मुद्दा युवाओं के लिए होगा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा होगी, शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था और ये मुद्दा होगा। सड़क की स्थिति बदहाल है, ये सब में सुधार लाना पड़ेगा और ये सब चीज का सुधार होगा। अभी क्या लगता है, अभी जो निवर्तमान सरकार है वो कहाँ विफल है आपकी दृष्टि में? नहीं, सरकार तो हर एक चीज में विफल है। आप देख रहे होंगे कोविड में कितना परेशानी हुआ, तो लोग बाहर से जो मजदूर आए, लेबर क्लास के लोग आए, उनको आने में इतनी परेशानी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं, आदमी बोल नहीं सकता। ये सबके सामने में है। सड़क की व्यवस्था बोलेंगे तो सड़क की भी वही व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था बोलेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि जो शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं अभी तो उन्हीं को सही से पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे क्या। और शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, हम बताना चाहेंगे कि कोविड के बीच में ये लोग एग्जाम ले लिए, नीट का, जेई मेंस का, तो पहली बार देखा गया है 20-25 साल के अंतराल में कि 1 से 25 के बीच में जो 100% जो आता है बच्चों को, बिहार के बच्चे उसमें एक भी नहीं है। बिहार शिक्षा के नाते पूरे दुनिया में जाना जाता है और 100% में एक बच्चा नहीं है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। अब युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के विकास के लिए क्या होना चाहिए जो निवर्तमान सरकार में नहीं हो रहा है? ऐसा क्या आपको लग रहा है कि आप
के प्रतिनिधित्व में आप क्या बदलाव युवाओं के लिए कुछ खास करेंगे? 15 साल के अंदर में यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन जाना चाहिए था, बहुत सारी अच्छे अच्छे कॉलेजेस बन जाना चाहिए था, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियाँ बन जानी चाहिए थी जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके, अच्छे कॉलेज में बच्चों का दाखिला हो सके, बच्चे पढ़ सके। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अगर बोलेंगे तो खूब बढ़िया ठोस मेडिकल कॉलेज अपने मधुबनी जिला के अंतर्गत में एक भी नहीं है। तो इस सब चीज़ का एक तो व्यवस्था अभी तक हो जाना चाहिए था, जो बहुत लेट हो चुका है। खैर, अब इन सब बातों का बात करके कोई मतलब है नहीं। अब आखिरी समय, इनके विदाई का समय, सरकार के विदाई का समय, जनता ने मूड बना लिया और इनको इस बार उखाड़ फेंकेंगे। क्या आपका अभी तक जो है भ्रमण का आपका दौरा जो है क्षेत्र का, उसमें क्या लग रहा है आपको? आपके प्रति कितना समर्थन लोगों का दिख रहा है? बहुत खुशी, बहुत अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। पूरे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जनता मेरे साथ में है। जनता एक अच्छे नेता, और मैं इतना ही बोलूँगा, मैं नेता नहीं, बेटा भाई बन के लोगों के साथ में खड़ा हूँ। 24 घंटा आधे रात को कोई हमको खोजे, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। और अपार जन समर्थन। और ये चुनाव लड़ने का प्लान कोई हम खुद से नहीं बनाए, जनता का आदेश हुआ है, उसके बाद ही हम चुनाव लड़ने के मूड बनाए हैं। जनता ने मुझे बोला है कि आप चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में आए। मेरा परिवार बहुत दिन से, सालों से क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा है। जिस गांव में हम खिरहर गांव से आते हैं, वहां पे लोग मदद कर रहे हैं। मेरे परिवार के लोग, सब लोग सुख दुख में खड़े हैं। तो इस सबको देखते हुए जनता ने इस बात का मुझे भरोसा दिलाया कि आप चुनाव में आइए और हम लोग आपके साथ में, उसके बाद ही हम चुनाव में आए। आपका दौरा कहाँ कहाँ हुआ है? दौरा बोलेंगे तो पूरे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी पंचायत नहीं बचा जिसमें मेरा दौरा बचा हुआ है। लेकिन दौरा से एक बार जाने, 2 बार जाने से नहीं होगा। हम जब जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा। डेली कुछ न कुछ समस्याएं हर एक जगह पे आ रही हैं। जैसी जैसे समस्याएं आ रही हैं, जहाँ जहाँ हमको कुछ कमी दिख रहा है, मैं हर एक जगह पे जा रहा हूँ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब के समीप दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस मौके पर किडनी से संबंधित रोगियों के लिए निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गंगा सागर तालाब दुर्गा मंदिर के प्रांगण में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया, जिसमें डीआरडी पी तिवारी द्वारा किडनी संबंधी रोगियों की जांच की गई और परामर्श दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर पूर्व विधायक रामदेव महतो द्वारा डॉक्टर को सम्मानित करके किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शंकर झा ने पार्टी के लिए उनके योगदान के बारे में बताया। जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र राउत ने उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों पर चलने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया और एकाध मानववाद के सिद्धांतों के बारे में बताया। वहीं नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म रेलवे स्टेशन पर ही विषम परिस्थिति में 25 सितंबर 1916 को हुआ था और 11 फरवरी 1968 की रात मुगल सराय जंक्शन पर ही रहस्यमय हालत में उनका शव मिला। उनका कहना था कि हमारी राष्ट्रीयता की आधार भारत माता है। केवल माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत एक जमीन का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्हीं की राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी संगठन बनी। कार्यक्रम में संस्कृति मंच के क्षेत्रीय प्रभारी राजू झा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर डीपी तिवारी ने बताया कि आज वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मधुबनी नगर मंडल के द्वारा लगाए गए इस निःशुल्क जांच शिविर में खासकर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्हें लोगों का सेवा करने का मौका मिला है।
काम करिए ना, 2 लाइन बना लीजिए ना, 2 लाइन बनाइए। सब आदमी व्यवस्था करते हो बार ये लोग हटने दीजिए, हम बढ़िया से लोग सब मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी है और इसी घोषित तिथि के अनुसार मधुबनी जिला में दूसरे व तीसरे चरण में मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र, राजनगर और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। वहीं हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, खजौली, बाबूबरही और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को तीसरे चरण में चुनाव होगा। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधित अन्य जानकारियां साझा की। विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। मधुबनी में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर व फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी व लौकहा विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मधुबनी, राजनगर, सुरक्षित झंझारपुर एवं फुलपरास विधानसभा के लिए 9 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थी नामांकन कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी होगी। 19 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि तीसरे चरण में हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी व लौकहा विधानसभा के लिए 13 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। दोनों चरणों में संपन्न चुनाव का मतगणना 10 नवंबर 2020 को होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने शुक्रवार की शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 2402 भवनों में 4616 मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 31,64,930 मतदाता वोट का प्रयोग करेंगे, जिसमें 16,58,151 पुरुष व 15,06,610 महिला मतदाता शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि शांति एवं निष्पक्षपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। विधि व्यवस्था को लेकर चौकस प्रबंध किए गए हैं। शस्त्रों का सत्यापन का कार्य एवं चेक पोस्ट स्थल का चयन कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर समाहर्ता अवधेश राम, डीडीसी अजय कुमार सिंह व मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी मौजूद थे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक वोटिंग होगी। कोरोना संक्रमित मरीज एवं सस्पेक्टेड लोगों को शाम 5 से 6 के बीच वोटिंग कराई जाएगी। उनके लिए बूथ पर विशेष इंतजाम किया गया है। 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की सुविधा दी गई है। में आने वाले व्यक्ति और जिनका टेम्परेचर अधिक रहेगा वो मतदान के आखिरी घंटे में मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इस बार मतदान का टाइमिंग भी बढ़ाया गया है, 6 बजे तक है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट जिनका टेम्परेचर अधिक है वो, इन सबको टोकन दिया जाएगा और टोकन के आधार पर लोग वोटिंग करेगा। और उस समय हम लोगों के जो मतदान दल के कर्मी हैं वो पीपीई किट पहन के फिर मतदान संपन्न करेगा। सर, होम आइसोलेटेड जो पेशेंट, हाँ वो भी जाएंगे। तो सर, सीनियर सिटीजन के लिए कोविड में कुछ राहत है कि नहीं मतदान? हाँ, 80 साल की उम्र से अधिक वाले लोगों को इस बार पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। कितना से कितना सर? हाँ, कितना उम्र से कितना उम्र? 80 उम्र से अधिक। तो कितनी थी हम लोग के मतदान? हमने दिया है आपको जो 73,639 है। तो मिल गया इनको बैलेट बॉक्स, पोस्टल बैलेट तो और उसका प्रयोग करिए, क्योंकि आप लोग तो घूमेंगे 40 दिन क्या, तो आप सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल कर पाइए।
दूसरा, यदि आप लोगों को विशेष कैंप लगा के यदि किसी का जांच कराना है तो हमको बता दीजिए। आप लोगों का एंटीजन या आर्टिफिशियल जो भी हम चाहेंगे उससे हम टेस्ट करा के जब भी चाहिएगा तब करा देंगे। उससे बढ़िया है सर कि बोटिंग के समय में थोड़ा सा ई प्रिफरेंस हम लोगों को मिले कि क्योंकि हम लोग को निकलना रहता है तो बोट हम लोग वहाँ हम लोग को चरणों में मतदान होना है। द्वितीय चरण में 36 मधुबनी, 37 राजनगर जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, 38 झंझारपुर और 39 फुलपरागढ़ द्वितीय चरण में मतदान होगा। तृतीय चरण में 31 अरलाकी, 32 बेनीपट्टी, 33 खजोली, 34 बाबूगढ़ी, 35 बिस्ती और 40 लोकहा। इनका ये 6 विधानसभा का मतदान होगा। द्वितीय चरण में जो 4 विधानसभा मतदान होने वाला है उसका नोटिफिकेशन का दिन 9 अक्टूबर है। नाम निर्देशन का अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक है। स्क्रूटिनी का तिथि 17 अक्टूबर है। विड्रॉल का तिथि 19 अक्टूबर है और मतदान का तिथि 3 नवंबर। तृतीय चरण में जो 6 विधानसभा का मतदान होने वाला है उसमें नोटिफिकेशन का दिन 13 अक्टूबर है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। स्क्रूटिनी की तिथि 21 अक्टूबर है। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है और मतदान की तिथि 7 नवंबर है और दोनों चरणों का मतगणना एक ही दिन 10 नवंबर को होगा। मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 37 राजनगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अन्य सभी विधानसभा सामान्य श्रेणी की। 39 फुलपराग विधानसभा को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव वहां के आरोप ने रिपोर्ट भेजा है तो उसके आलोक में वहां पे व्यय संवेदनशील की उसको श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में 1000 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों को हम लोगों को सहायक मतदान केंद्र बनाना था। उसके आलोक में 1447 सहायक मतदान केंद्र हम लोगों ने बनाया है। उसमें 81 चलन मतदान केंद्र है, उनका अनुमोदन हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से पूर्व में 3169 मूल मतदान केंद्र थे, अब बढ़ के 4616 हो गए और कुल भवनों की संख्या 2402 है। हमने आपको पोलिंग स्टेशन कितने हैं विधानसभा में उसका पूरा जानकारी प्रेस रिलीज का जो बनाया है उसमें दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे अधिक मतदान केंद्र मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में है, उसमें 500 मतदान केंद्र है और सबसे कम मतदान केंद्र हरलाकी विधानसभा में 416 में। सभी पे हम लोगों ने बीएलओ का नियुक्ति कर दिया है। फुलपराग विधानसभा क्षेत्र में 11 ऐसे बूथ है जहां पे विशेष परिस्थिति में नाव की सेवा भी ली जाएगी। जिले में सामान्य मतदाताओं की संख्या 31,64,930 हो चुका है, जिसमें पुरुष 16,58,151 है और महिला 15,06,610 है। सेवा मतदाताओं की संख्या सर्विस वोटर 3,358 है और 80+ जिनका उम्र है वैसे 73,639 वोटर है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 44,241 है। हमने आपको विधानसभा वार कितने वोटर थे इसका भी ब्यौरा आपको दे दिया है। 169 वोटर ऐसे हैं जो हमारे ट्रांसजेंडर कैटेगरी में है, तो उसका भी हमने आपको सूची दिया है। आपको पता था कि मधुबनी जिले में अधिक संख्या में श्रमिक आए थे लॉकडाउन के दौरान, तो उनको जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया। तो अगस्त महीने में और सितंबर महीने में 2 बार हम लोगों ने रविवार के दिन कैंप लगाया था और कैंप के माध्यम से हम लोगों ने 21,050 प्रवासी मजदूरों को नए वोटर के रूप में जोड़ा। 7 फरवरी 2020 को हमारा फाइनल रोल पब्लिक हुआ था। उसके बाद सतत अद्यतीकरण मतलब नाम जोड़ना, घटाना और सुधार करना मतदाता यादी में, ये सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें हम लोगों ने 72,711 मतदाताओं को जोड़ा है। उसका भी हमने विधानसभा और आपको ब्यौरा दे दिया है। जिले में आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी
सभी बूथों पे वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इस बार भी वीवीपैट का प्रयोग होना है। तो हम लोगों के पास 4,616 बूथ के एवज में 7,214 BU, 5,787 CU और 6,217 वीवीपैट आवंटित है। उनका SLC का कार्य संपादित हो गया है। आपको पता है कि ये इलेक्शन पहली बार कोविड-19 के पैंडेमिक के चैलेंज में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। बल्कि मैं कहूंगा कि ये पूरे देश का एक पहला उदाहरण रहेगा कि जिसमें बिहार को कोविड-19 के पैंडेमिक में चुनाव कराना है। तो चुनाव कराने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उसके आलोक में हम लोग आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 इनको हम लोगों को मास्क देना है, सैनिटाइजर देना है, पीपी किट देना है। ये सब का भी हम लोगों ने संकलन करके आंकड़ों का हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों को मिल जाएगा, वो हमको भेजेंगे। सभी बूथों पे सैनिटाइजर का व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। कोविड-19 की सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के लिए जिले में 606 ANM, 3,866 आशा, आंगनबाड़ी सेविका 4,570 और सहायिका 3,880 इनको भी हम लोग कार्य में लगाने वाले हैं। जिले में विधि व्यवस्था के लेकर हम लोगों ने, आपको पता है कि सत्र का सत्यापन पहले ही शुरू कर दिया था 17 से 23 तारीख तक। सत्र का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं किया उनका रिपोर्ट मेरे पास आ गए हैं, उनको हम लोग शोकस करके उनका सत्र रद्दीकरण का कार्रवाई करने वाले हैं। उसके बाद चुनाव जैसे अनाउंस होता है तो हम लोगों को फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, FST, SST उनको भी लागू करना होता है। तो इसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। अभी हम लोग चेकपोस्ट का स्थल भी चयनित है, उनमें कल से काम शुरू हो जाएगा और चेकपोस्ट के आलोक में और चेकपोस्ट की जगह पे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसके आलोक में उनका सभी गाड़ियों का चेकिंग, लोगों का चेकिंग, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। जैसे विधानसभा 2020 के चुनाव का घोषणा हुआ है उसी के आलोक में हम लोगों ने 144 का आदेश भी निर्गत कर दिया है। 144 के आदेश में हम लोगों ने जो अग्निशमन व्यवस्था, कोविड-19 के चलते बहुत सारे मरीजों को एम्बुलेंस की व्यवस्था और अन्य जो अत्यावश्यक सेवा है उसको हम लोगों ने बाहर रखा है। बट अन्य सभी चीज ये 144 के आदेश में अंतर्गत कवर होगा और सबको 144 का आदेश का पालन करना है। कल हम लोगों ने 11 बजे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग रखा हुआ है ताकि उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में हम लोग बता पाए और हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसके आलोक में उनको उनका आदर्श आचरण कैसे रहे ये उनको हम बताने वाले हैं। कल ही हम उनको व्यय लेखा का भी प्रशिक्षण देने वाले हैं। इस बार चूंकि कोविड-19 पैंडेमिक था और हम लोगों को एक जगह पे ज्यादा जमाव होने नहीं देना है तो इसलिए हम लोगों ने 2 स्ट्रांग रूम बना दिए हैं। हम लोगों ने पहले से रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में स्ट्रांग रूम था, बस इसके अलावे हम लोगों ने देवनारायण यादव कॉलेज मधुबनी इसका भी चयन किया है और वहां पे 3 विधानसभा का स्ट्रांग रूम रखने वाले हैं और उसका भी अनुमोदन हम लोगों को आयोग से प्राप्त हो चुका है। और आपको पता है कि 2 चरणों में चुनाव होने वाला है तो हम लोगों को मतदान कर्मियों की, व्हीकल की अब कोई अड़चन निर्माण नहीं होगी। पिछले लोकसभा में भी यहाँ पे बेहतर चुनाव हुआ था, 2 चरणों में ही हुआ था और काफी अच्छे से मैन और व्हीकल इन दोनों का अरेंजमेंट हुआ था। तो उसी के तहत हम लोग भी इस बार 2 चरणों में हम लोगों का विधानसभा चुनाव घोषित है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग फुल्ली ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराएंगे। उसके लिए सभी जगह पे हम लोगों ने कोषांगों का गठन कर दिया, सभी कोषांगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और मतदान चूंकि डेमोक्रेसी ये लोगों के लिए है तो इसमें सभी लोगों का सहभागिता जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति, मधुबनी जिले में प्रत्येक मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे इसका मैं आह्वान और आशा व्यक्त करता हूं। चूंकि डेमोक्रेसी की चौथे स्तंभ आप लोग हैं तो आप लोगों के माध्यम से हमें सूचना भी प्राप्त होती रहती है। हम लोगों की गलतियां या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसका भी सूचना आप लोगों से हमें प्राप्त होगा।
तो उसके आलोक में भी हम लोग काम करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो आप लोगों से भी इस पूरी प्रक्रिया में, इलेक्शन की प्रक्रिया में सहयोग की आवश्यकता है और आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता है और आपके फीडबैक की भी हमें आवश्यकता है। तो आज के प्रेस रिलीज में मेरे तरफ से मेरा इतना ही निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।